So dear students, in last class we studied about electronic configuration. So let's look at the electronic configuration of the few more elements. और आप देख सकते हैं बुक में बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में दिया हुआ है, तो उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ पे दिक्कत लगे तो मुझे जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। So let's start and do the electronic configuration of some more elements. So last day we have built the electronic configuration till कहाँ तक मैग्नीशियम किया था ना, ओके। सो मैग्नीशियम तक या जहाँ भी किया था, अभी मैं कुछ और सोडियम तक किया था, सोडियम तक का किया था, आगे भी कर लोगे, देखो है ना। कुछ एलिमेंट्स का करते हैं, दो चार एलिमेंट्स का और देखते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम के लिए, दैट इज इक्वल टू 12. So the atomic number of the magnesium is 12. Let us know about. देखते हैं बेटा, चल आपने कुछ सॉल्यूशन भेजा है, विल चेक दैट आफ्टर द क्लास, ओके, आफ्टर दिस क्लास, ओके। पहले क्लास कर ले, मैं सो गया था बीच में, चलो आधा घंटा मैं रेस्ट कर रहा था, कहाँ गया फ्यूज। देखो बेटे, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। सो मैग्नीशियम का जैसे अगर आप देखोगे, इफ यू वांट टू लुक एट मैग्नीशियम, सो व्हाट यू विल सी कि मैग्नीशियम में 12 है ना, तो 12 है, तो आपके 10 तो नियन तक में ही हो जाएंगे, है ना। तो आप डायरेक्ट सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट विल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियन। नियन में आपका 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाता है, नियन में 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाता है ना। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 3s2, है ना, 3s2। डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं 1s2, 1s2 के बाद 2s2, फिर 2p6, 10 हो गए, और उसके बाद 3s2, है ना बेटा। तो ये चीज है, सो दैट तो कर लीजिए आप। सो हैव स्टडीड अबाउट अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एंड जो हमने बनाया था वो कुछ दूर तक आप देख सकते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, है ना, 5s। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है करने के लिए। 5s, 5p, 5d, 5। तो सबसे पहले आपका जो फिल होता है 1s होता है, एंड देन 2s इज फिल्ड, एंड देन 2p, एंड 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, देन 5s, एंड 5s के बाद आपका क्या हुआ, 3d, 3d के बाद 4p, देन 5s, देन यू विल हैव 4f तो होता है, 3f तो होता नहीं है, तो फिर 4d फिल होगा, 4d, एंड देन 5p, देन 5p के बाद 5p के बाद 6s, है ना, 6s फिल होगा। 5p के बाद 6s, 6x के बाद 6s के बाद 4f, देन 5d, एंड देन 6p। तो यहाँ तक में हमारा काम चल जाएगा, है ना, जितने एलिमेंट्स का हम करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो गया, यानी कि अगर बॉक्स में अगर आप बना के दिखाना चाहेंगे, है ना, टेकिंग द पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो +1/2 -1/2 स्पिन, एंड देन यू विल हैव +1/2 एंड -1/2 स्पिन। बाद आपका 3p आ जाएगा, सॉरी 2p, 1/2 -1/2, 1/2 -1/2, 1/2 -1/2, देख लो। और यहाँ क्या हो गया, इस तरीके से। सो दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
मैग्नीशियम में जाकर 3s2 भी पूरा भर गया। मैग्नीशियम के बाद आपका एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 13। सो कैन यू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 13? कम ऑन डू इट। करो आप लोग, करते जाओ, फिर मैं लगातार आपको बताता जाऊंगा, है ना। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन का देखिए, है ना, 14। देन फास्फोरस देखो 15। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 16, है ना। इन सब का आप करो तो, कम ऑन डू दिस। करो 30 तक का भी हम करेंगे, 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके बाद आप जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप टेबल में देख सकते हैं बुक में। कम ऑन बेटा, डू दिस। 30 तक का करेंगे सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। ये जो आप ये बॉक्स में जो ये मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे करके, उसको सर क्या कहते हैं टोटल डायग्राम को? अपोजिट स्पिन कहते हैं, एक +1/2 एक -1/2, बॉक्स डायग्राम कह सकते हो, बॉक्स डायग्राम, है ठीक। ना। बॉक्स बना रहे हो तो बॉक्स डायग्राम नाम बोल दो, है ये और भी वो भी इलेक्ट्रॉनिक। बना देंगे सर? नहीं नहीं, दोनों नहीं बनाना है आपको, क्यों वेस्ट करना, जो पूछा जाए। वैसे आप सब्जेक्टिव एग्जाम में बना के दिखा सकते हो। हाँ बोलो। आपने ऑक्सीजन का वो 16 लिख लिया एटॉमिक नंबर, सल्फर आएगा। अच्छा सॉरी, ऑक्सीजन नहीं, हाँ 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 सॉरी, है ना, सल्फर आएगा। ऑक्सीजन का तो 8 होता है ना, चलो सल्फर आएगा, है ना, बिल्कुल। ऑक्सीजन तो 8 पे ही आ जाता है ना ऊपर में, फास्फोरस के बाद सल्फर आएगा। चलो, दिमाग में सल्फर ही था, है ना, स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है ना। कर 16 तक का करो, फिर उसका 17 आपका आ जाएगा, है ना, सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आपका क्या आ जाएगा, इनमें आर्गन आ जाएगा। करो 16 तक का करो, 16 इज सल्फर, प्लीज डू दिस। सल्फर का है, हो गया सबका, वेरी गुड। देखो मैं लिखता जाता हूं आप। यस सर, हो गया। हाँ, तो दैट इज 1s2, यहां तक तो सेम रहेगा, बल्कि यहां तक सेम रहेगा। 2s2 2p6, है ना, ये तो नियन वाला हो गया, ये नियन हो गया, आप नियन भी छोड़ सकते हैं, अब मैं इसको नियन लिख दूंगा, है ना। 3s2, 3s के बाद क्या बनेगा, है ना, 3p1, 3p1, इसमें क्या हो जाएगा आपका नियन, एंड देन 3s2 भी दिखाओगे, नियन तक में सेकंड सेल ही ना आया, थर्ड सेल दिखाओगे पूरा, 3p2। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस में हाफ फिल्ड हो जाएगा, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएगा, सो नियन, एंड देन 3s2 3p3, यानी कि इसमें तीनों में एक एक हो जाएंगे, px py pz में, और इसमें फिर आपका क्या आ जाएगा, नियन, हाँ 3s, है ना, सल्फर, ये हो गया 3p4, पेयरिंग शुरू होगा, ठीक है। सल्फर, क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सो दैट इज नियन 3s2 एंड 3p5, एंड आर्गन का 8 हो गया, नट गैस आ गया, पी सेल पूरा फिल्ड हो जाएगा, है ना। सो नियन 3s2 3p6, ओके। सो दैट इज, आप ऐसे शॉर्ट में मत लिखना एग्जाम में, आप पूरा लिखना, है ना। को नियन बोल दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो सकता है। अब आर्गन के बाद फिर पोटासियम आ गया, पोटासियम 19 हो गया,
तो 19 हो गया, तो हीलियम नियन आर्गन तक का आ जाएगा इसमें। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सर हम इसके साथ पूरा आर्गन लिख सकते हैं बस? हाँ वही मैं बता रहा हूं अभी। तो ये पूरा आर्गन पर सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे पूरा लिखोगे, बाद में भले ही आप लिखने के बाद लिखा बोर्ड दो। में हाँ ऐसे। बोलो बेटा, एक मिनट। हाँ बोलो सुजल, क्या बोल रहे हो? सर इसमें आर्गन आपने कहा था जब ये लिख सकते हैं जब इनर्ट गैस हो, लेकिन आर्गन तो कोई इनर्ट गैस नहीं होगी किसने क्योंकि उसका। बोला नहीं इनर्ट? इनर्ट है बेटा। लेकिन सर आर्गन तो थर्ड पूरा फिल नहीं कर रहा है ना, थर्ड का भी डी तो बच ही गया। नहीं, डी से डी मतलब सबसे नहीं है, डी से मतलब नहीं है ना, आर्गन फिर भी इनर्ट गैस है ना। ओके, इनर्ट गैस में आता है आर्गन। हीलियम, क्यों? नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। बेटा 3d की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है ना 3p से, है ना। 3d का एनर्जी किसके कॉम्पेरिजन में है? 4s के कॉम्परेबल है, क्योंकि 4s के बाद 3d आता है, तो एनर्जी गैप ज्यादा हो गया ना। तो गैप ज्यादा हो गया है तो ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है आर्गन, समझे? स्टेबिलिटी को अचीव when the p orbital get filled, okay। तो सर एनर्जी गैप, हाँ। जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है वो इनर्ट गैस हो जाता है। नहीं, हर एक में 8 थोड़ी होता है, आर्गन में ही 8 होता है, उसके बाद तो आगे चला जाएगा। हर एक इनर्ट गैस में देख लो p ही तक फिल होता है, 8 ही इनर्ट होता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है हर एक इनर्ट गैस में, d तक नहीं जाता है गैस में, प्रीवियस d होता है। क्योंकि देखो क्यों ऐसा है, पहले इसको लिख लो तो उसके बाद बताते हैं, है ना। एनर्जी गैप बढ़ जाता है ना, एनर्जी गैप। ओके, एनर्जी गैप इज द मेन रीजन। हर एक इनर्ट गैस जो है वो आपको पी वाले ही आपके होते हैं, ठीक है ना। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी इनर्ट गैस हैं दे आर पी ब्लॉक, उसमें पी ही फिल होता है, समझे। डी है, चाहे वो क्रिप्टन हो या जेनन हो या रेडन हो, हर एक में पी ही फिल होता है, डी वाला आगे वाला नहीं फिल होता है। डी के ज्यादा होगी ना। देखो स्टेबिलिटी को किससे मतलब है? ऑर्बिटल से मतलब है या एनर्जी से मतलब है, ये बोलो। स्टेबिलिटी को किससे मतलब है? एनर्जी से। एनर्जी से मतलब आगे आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी चैप्टर पर, देन यू विल स्टडी द मिनिमम द एनर्जी मैक्सिमम द स्टेबिलिटी, ना। रूल पढ़ोगे, अभी तो आपने रूल पढ़ा ही नहीं है ना, तो अभी बस आपको याद रखना है चीजों को, ठीक है। तो बस ऐसे ही याद ही रखना, और याद तो तब भी होगा, रूल पढ़ भी लोगे तो भी तो याद ही रखना होगा ना, है ना। तो आपको याद रखना है स्टेबिलिटी को एनर्जी से मतलब है। तो यहां देखो 3p की एनर्जी, और अगला कौन सा हायर एनर्जी है? 4s। 4s की एनर्जी 3p के बाद आती है। 3d की एनर्जी इससे भी ज्यादा होती है, 3d की एनर्जी 4s से भी ज्यादा है। तो एनर्जी गैप 3d एंड 3p एंड 3d बहुत ज्यादा से 4p और 4d में भी एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही 4p पूरा फिल होगा, जैसे ही 4p फिर पूरा फिल होगा, फिर से इनर्ट गैस आ जाएगा, समझ रहे हो। p ऑर्बिटल फिल होते ही इनर्ट गैस आ जाता है। ओके, अभी उसके बारे में समझाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग की बात करेंगे। शील्डिंग आज ही पढ़ेंगे क्लास में, पहले इसको नोट करो, समझा? इसको नोट कर लो। प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें अगले चैप्टर में भी एक्सप्लेन होगा। तो अगला कैल्शियम होगा। हाँ करो। आर्गन 4s2 होगा। आर्गन 4s2। एनर्जी लेवल चेंज हो गया ना यहां से 3p के बाद। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 20 होता है। सो आर्गन 4s2 है ना।
चलो यस सर। हाँ करो, चलो लिखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इसका करो। ये सब पे करना स्कैंडियम का करो। अब बोलो है क्या हुआ बेटा? सर, ये भी याद करना है स्कैंडियम का। याद तो नहीं करना है, रुकना है। ये रट रट ही हुआ, आप बोलो कि रट के किए हो। नो सर, नो सर, तो मतलब पढ़ना है क्या मैं स्कैंडियम टाइटेनियम? बेटा पढ़ना तो आप नहीं, पढ़ना तो आपको 100 तक भी करना हो सकता है अगर दे दिया एटॉमिक नंबर तो, समझे? हाँ सर, लेकिन यही तो। 50 तक तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखना। अभी मैंने 30 तक बोला है, अगला चैप्टर जब पीरियोडिक टेबल होगा मैं आपको 60 तक बोलूंगा, याद रखो, समझे? हाँ 60 सर। तक का आपको सीक्वेंस याद रखना है। सर आपको ठीक कहाँ है, तक याद है? मुझे तो बिल्कुल नहीं याद है, मुझे 20 तक भी नहीं ढंग से याद है। मुझे तो नहीं याद करना है, मुझे हाँ वैसे मुझे याद है बट जरूरत नहीं है ना। मुझे भी याद है 56 तक, आयरन तक याद है। ओके हाँ सर, आ गया सर। चलो ट्वेंटी 26 हो गया आयरन आपका, थी है आयरन, है ना? तो आयरन आपको 54 तक याद कर लो, जेनन तक बस बहुत है ना? जेनन तक 56 हो जाता है। सर आ 26 गया, तक मुझे, स्कैंडियम का भी आ गया। हाँ 26 तक 30 तक मुझे याद है, बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना? जिंक होता है ना 30, जिंक इज 30 हाँ सर, लास्ट। तक, है ना? आप 54 तक कर लेना, जेनन तक। जेनन के बाद जरूरत नहीं है, वैसे तो आपको दे ही देता है, फिर भी याद रहना चाहिए जेनन तक। हो गया? यस सर। चलो आर्गन। स्कैंडियम, हाँ स्कैंडियम में आपका क्या आएगा? आर्गन। 3s के 4s के बाद क्या भरेगा बताओ? 4s के बाद क्या भरेगा? सर 3D1। 3D होता 3D है। भरेगा। डी 3D1 आएगा सर। होगा, 3D1। है ना? अब इसको डी ब्लॉक NO5 एलिमेंट भी कहते ऑर्बिटल। हैं, डी ब्लॉक, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये आर्गन आर्गन 3D। हो गया, आर्गन 4s2 3D1, है ना? आर्गन टाइटेनियम, टाइटेनियम सर इन सबका टाइटेनियम डब्बा 3D2 आ बनाना जाएगा। जरूरी नहीं ना? बेटा जरूरत नहीं है डब्बा वाला, अब डब्बा वाले से आगे समझाएंगे आपको। डब्बा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी नहीं है, डब्बा समझाने के लिए मैं समझाऊंगा, अभी देख लो। ओके ओके सर। सर तो ये बना दिए आर्गन हो सर। गया, हाँ बना देते हो 3D2 तो आ अच्छी जाएगा। बात। 3D2 है ना? 23, तो ये आर्गन, और ये हो गया 4s2 3D3। अब यह खतरनाक सा रूल में चेंज आता है, रूल चेंज, या रूल क्या लगेगा? हाफ फील्ड रूल, हाफ फील्ड रूल क्रोमियम का, याद रख, है ना? सो दिस 24। ओके, तो आर्गन इसका हो जाता है 4s1 5 आ 3d5, जाएगा। 3d5। 5। अब ये डब्बा से मैं समझाता हूं आपको। मैंने क्या बताया? 4s और 3d का एनर्जी बहुत कॉम्परेबल होता है, आसपास का एनर्जी लेवल होता है, तो एनर्जी गैप बहुत कम है 4s और 3d ऑर्बिटल में। तो 4s और 3d ऑर्बिटल में एनर्जी बहुत कम है, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, क्या होगा कि जो 4s जो है, 3d जो है, 3d अगर हाफ फील्ड हो जाए तो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है सिमेट्री के कारण, कंपेयर टू अनफिल्ड 3d ऑर्बिटल के। अब वो मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले इसको नोट करो, का केस में डिटेल में समझाऊंगा। कम ऑन डू इट, जल्दी करो बेटा।
कहीं पे भी लग जाता है क्या, ऐसा हाफ वाला केस? कहीं भी कहाँ लग रहा है बेटा, जहां आएगा वहीं तो लगेगा, इसमें थोड़ी आ गया है। जहां पे भी हाफ फील्ड फुल फील्ड होने वाला होगा वहीं ना लगेगा। हेलो हेलो, वो याद ही करना पड़ेगा एक दो एलिमेंट के लिए। तो आपको दिख रहा है, याद हो जाएगा। कुछ ही एलिमेंट में तो है, पूरे 118 एलिमेंट में 10-15 एलिमेंट में ऐसा होता है। तो मैग्नीशियम में होगा। मैग्नीशियम में क्यों होगा? हाँ, मैग्नीशियम में क्यों होगा बोलो? मैग्नीशियम में तो ये रहा, है सर ना। ये तो एप्लीकेबल बस डी ब्लॉक के लिए कि उसके आगे भी एप्लीकेबल है? डी ब्लॉक के लिए ही है ना। हाँ, जहां जहां पे रूल ब्रेक होता है वो आपको रहेगा, और रूल ब्रेक का रीजन भी है, हाफ फिल फुल फिल ही रीजन है। आपको डी ब्लॉक वाला ही जानना है, एफ ब्लॉक में भी आता है, हम लोग देखेंगे, है ना। पहले आप 30 तक समझ लो, 30 तक समझ लो, आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, हर एक एलिमेंट की अलग अलग चैप्टर ही है, आपको समझ लो केमिस्ट्री में हर एक ग्रुप के चैप्टर है, तो वो चैप्टर भी पढ़ोगे आप। चलो, हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो, तो क्रोमियम को देखो, क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम से पहले वेनेडियम का देखो, वेनेडियम के बाद क्रोमियम का देखो। सो वेनेडियम में देखो क्या है, और ये याद रखना पड़ेगा, जैसा सुजल आपने बोला याद रखना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक है उसके पीछे, है ना, तो याद रखना ही पड़ेगा। और याद जब आप डिस्कस करते हो तो याद हो ही जाता है। इसमें आपका क्या था, आर्गन, आर्गन इज इनर्ट, 4s2 and 3d3, यानी कि इसको अगर मैं देखूं तो ये आपका है आर्गन, और डब्बा बना दो, ये 4s2 हो गया, और उसके बाद ये डी हो गया। डी हो गया, तो देखो पहले तो सिंगली सिंगली ऑक्युपाइड होगा ये चीज। अब क्रोमियम के केस में क्या होता है, क्रोमियम के केस में, क्रोमियम विच इज 24 आर्गन, आर्गन तो रहेगा ही, 4s, पहले ऐसे लिखो 2 3d4, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। यस सर। बट क्या होता है कि जैसे ही आपको ये देखो क्या बनेगा, और ये डब्बा बनाइए 4s का, चीज, और ये हो गया 3d ऑर्बिटल। तो बेटा ये बात याद रखना कि एनर्जी ऑफ, ये बात आपको रखना ही पड़ेगा, एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ऑर्बिटल्स या सबसेल कह लो, है ना, 3d ऑर्बिटल्स ऐसे कह लो, 3d के जो ऑर्बिटल्स है, 4s के जो ऑर्बिटल्स है, 4s और 3d तो सबसेल है, लेकिन उनके ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी होता है, ऑर्बिटल्स आर वेरी नियरली सेम, है ना, वेरी नियरली ऑफ सेम ऑर्डर, बिल्कुल आसपास के हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जितनी ज्यादा आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा एक्सचेंज एनर्जी का, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज का मतलब क्या है
कि like electron can exchange their orbital, like electrons can exchange their orbital, जितने ज्यादा like electrons होंगे उतना ज्यादा exchange होगा। तो ये तो डबल है, तो ये अनलाइक इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करके सेम स्पिन में इसमें चला जाएगा, है ना, जिससे क्या होगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे ये सारे कॉम्परेबल एनर्जी के हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको यहां चला गया, जैसे ही यहां जाए तो क्या बन जाएगा, जैसे ही यहां जाएगा तो ये आपका दिस इज कन्वर्टेड टू एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऐसा, आर्गन 4s1 और इधर हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 like this. So 4s1 and how much it will be? This will be 3d5. अब देखो ये सारे कॉम्परेबल एनर्जी के हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज कौन कौन कर सकता है, कितने एक्सचेंज पॉसिबल है। ये वाला इसमें जा सकता है, तो देखो ये इसमें जाएगा तो ये इसमें आएगा, ये इसमें जाएगा तो ये इसमें आ जाएगा, ऐसे एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज को हम एक ही तरीके से दिखाएंगे ऐसे, तो ये इसमें जा सकता है ना, इसमें जा सकता है, यहां से इसमें जा सकता है और यहां से इसमें जा सकता है, इस तरह से हो सकता है ना एनर्जी एक्सचेंज। अब ये देखो इन दोनों का एक्सचेंज तो ले ही लिया है, तो अब करेंगे ये इसमें जा सकता है। देखो मैं सारे एक्सचेंज दिखाऊंगा, पहले नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा, और जितने ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल उतना ज्यादा स्टेबिलिटी पॉसिबल होता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। पहले इसको नोट कर लो फिर एक्सचेंज एनर्जी समझाते हैं। ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना कम एनर्जी हो जाएगा, उतना मोर स्टेबल हो जाएगा एनर्जी रिड्यूस होने पे, है ना। तो एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पहले इसको नोट कर लो बेटा, बनाओ। सर हाँ एक बार दोबारा बताऊंगी क्या, वो इलेक्ट्रॉन उधर क्यों चले गया 3d ऑर्बिटल में? बेटा अभी इसको मिटा के पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पहले नोट तो करो। वही मैंने बोला ना, अभी मैंने यही बोला कि आप इसको नोट करो तो एक्सचेंज एनर्जी डिटेल समझाऊंगा। ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी गया है, ड्यू टू सिमेट्री, तो सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, तो कर लो नोट। तो क्रोमियम पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे, इसको नोट कर लो पहले, मैं पूरा रीजन लिखाऊंगा बेटा। बस दो ही चीज तो, एक्सचेंज एनर्जी समझाना है, उसके बाद नोट्स समझाना है, बस दो चीज है, खत्म हो जाएगा आज। करो जल्दी से, आप करो। हो गया ना सर? हो गया बेटा। अब आओ एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, ध्यान देना। इसको मैं रब कर रहा हूं, है ना, क्योंकि हमारा काम इतने में ही चल जाएगा 30 तक का, है ना, डी ऑर्बिटल तक में। उसके आगे फिर आप अबाउट प्रिंसिपल और इस टेक्निक से काम कर, दिस इज ऑल्सो अबाउट प्रिंसिपल। यहां तक हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ
एक्सचेंज एनर्जी, यही आपका मेन रीजन है ना। एक्सचेंज एनर्जी जितना ज्यादा होगा, एक्सचेंज एनर्जी, अब देखो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या, एक्सचेंज के कारण एनर्जी रिलीज होती है इंटरेक्शन के कारण। देखो तो एक्सचेंज, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सचेंज तभी ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब सेम स्पिन में हो, है ना। ध्यान से सुनो इस बात को, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, एक तो सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल होना चाहिए, जैसे डी वाले 3D है तो 3D में ही एक्सचेंज होगा। ओके, तो एक्सचेंज हो सकते हैं जब आपका क्या हो, सेम स्पिन में हो। तो यहाँ पे देखो सबका 1/2 1/2 1/2 1/2 स्पिन हो जाएगा, अप स्पिन, है ना, तो अप स्पिन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज सबसे ज्यादा कब होंगे, जब ऑल विल बी हाफ फिल्ड, है ना। तो यहां देखना आप ध्यान से कि पहले इस बात को लिख, द इलेक्ट्रॉन reduces its energy by the exchange of orbitals in the same subcell, more the number of exchange, more the number of exchange possible, more will be the stabilization, है ना, more the number of exchange possible, more will be the stabilization due to release of exchange energy, due to release of exchange energy. Is that clear? The electrons reduces its energy by the exchange orbitals in the same subcell. More the number of exchange possible, more will be the stabilization due to release of exchange energy, है ना। इस बात को पहले नोट करो, फिर मैं समझाता हूं। अब जो है ना, होता क्या है, बेसिकली ये सारी चीजें एंट्रोपी से रिलेटेड है। एंट्रोपी आप थर्मोडायनामिक्स से पढ़ेंगे। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, है ना। यहां तक पहले नोट कर लिया बेटा, बताओ। हेलो, एक मिनट सर, नोट करो। एंट्रोपी अभी मैं आपको समझाने नहीं जा रहा हूं, समझे। एंट्रोपी कॉन्सेप्ट में आपको समझाने नहीं जा रहा हूं, मैं बस उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि उसके बेसिस पे एक्सचेंज एनर्जी आप, तो आप जितने लॉज है, अभी नेचर के सारे लॉ आप जानते नहीं हैं, इसीलिए आप इनके एक्सप्लेनेशन को डिटेल में नहीं जान सकते, है ना। तो आपको याद रखना है इसको, मैं उससे रिलेटेड जो को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। चलो, हो गया सर। हो गया बेटे। देखो एंट्रोपी क्या कहता है, एंट्रोपी का मतलब होता है द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। क्या पढ़ते हैं इसको, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम को एंट्रोपी कहते हैं। तो यहां आप देखोगे, एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं।
अगर आपके पास मूव करने के लिए ज्यादा फ्री स्पेस है, देन यू विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल। होता है ना, आपको मैं एक छोटे से कमरे में बिल्कुल एक मान लो केज में बंद कर दूं, और उस केज में जगह बस इतना ही हो कि आप खड़े हो सकते हैं, अपना हाथ पैर भी नहीं हिला सकते, तो बोलो विल यू फील कंफर्टेबल और नॉट? नहीं। अब मैं थोड़ा रूम बड़ा दे दूं, इतना दे दूं कि बस अपना हाथ पैर हिला सकते हैं, सो नहीं सकते, बैठ सकते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं, बिल्कुल वो चीज, उतना जगह दे दूं। तो जो आप बिल्कुल टाइट पैक होते इस तरह से कि हाथ पैर भी आप हिला नहीं सकते थे, इतना भी नहीं हिला सकते थे, हाँ उससे गर्दन आराम नहीं मिलेगा। कर सकते थे, उससे थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। यस सर। अब मैं आपको बिल्कुल छोटा सा कमरा दे दूं जिसमें एक बेड लग जाए, उस बेड पे आप सो सकते हैं और सीधे घर से बाहर निकल सकते हैं, उसमें आप टेबल चेयर भी रख सकते हैं, है ना, और बेड पे बैठेंगे तो सिर के ऊपर इतना छत आ जाएगा, तो भी आप जो बैठने भर का जगह था उससे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। यस सर। है ना, लेकिन ठीक है, एक पंखा लगा दिया थोड़ा सा कि हवा भी लगे, है ना। अब जैसे स्पेस ज्यादा दूंगा, जितना स्पेस दूंगा यू विल बी फीलिंग मोर रिलैक्स, यू विल बी कंफर्टेबल एंड यू विल बी फीलिंग मोर स्टेबल। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। बोलो, ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर। तो वही चीज है। हाँ बोलिए। स्टेबल पहले हम ज्यादा नहीं थे, क्योंकि पहले हम मूव नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएंगे। नहीं, पहले ज्यादा स्टेबल नहीं थे आप, है ना, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, आपकी पोटेंशियल थी, है ना, आप अंदर से बहुत ज्यादा ओके, वो चीज है। पहले ज्यादा एनर्जी वैसा नहीं है, मूव नहीं कर सकते वो अलग बात है, ओवरऑल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप ये बताओ, लो ऑर्बिट में स्पीड ज्यादा होता है, ज्यादा तेजी से मूव होता है, करता है कि नहीं करता है? स्पीड किसमें ज्यादा होता है, ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट में? देखो याद नहीं किए हो, V का फॉर्मूला क्या आया था, N/Z आया लोअर में था। ज्यादा होता है, हाँ लोअर में ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा Z/N, सॉरी Z/N आया था, है ना। यस सर। तो लोअर ऑर्बिट में आपका स्पीड ज्यादा होगा, लोअर ऑर्बिट में स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। टोटल एनर्जी कहाँ होती है ज्यादा? क्या फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट सेल में टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? नो सर, इंफिनिटी में सबसे ज्यादा होती है ना। तो टोटल एनर्जी तो लोअर ऑर्बिट में सबसे कम था, क्योंकि पोटेंशियल कम था। अभी आप खड़े हैं, ट्रेन से आराम से खुद दे दिया, मस्त होकर के सो गए, बिछा करके चादर, है ना, लगा दिए, सबसे रिलैक्स है आप, आपकी एनर्जी कम है अभी, है ना, वो चीज है। तो जितना आप स्पेस रैंडमली मूव करने का जगह देंगे, है ना, अब ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी मूव करते रहेंगे, आपके पास जगह है, आप रिलैक्स हैं, तो आपकी एनर्जी कम होती है। यानी कि हम जितना रैंडमनेस, यानी कि समझो हमारे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारा में गैस है, 1 मोल गैस है, अब उस गुब्बारा के वॉल्यूम को ज्यादा कर दें, उसमें 1 मोल ही गैस है, तो वॉल्यूम ज्यादा कर दिए तो क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर, बाकी चीज मेंटेन रखिए, सिर्फ स्पेस बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखिए, स्पेस बढ़ा दीजिए, तो एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? रैंडमनेस बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गया, है ना। बहुत कुछ आएगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इंथैल्पी आता है, गिब्स फ्री एनर्जी आता है, ओनली एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इज नॉट द सफिशिएंट क्राइटेरिया टू डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी। गिब्स फ्री एनर्जी आता है, बहुत सारी चीजें थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ेंगे। तो अभी हम उन सभी चीजों पे डिस्कस नहीं, अभी हम इसके थर्मोडायनामिक पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम सीधी सी बात कहेंगे, इसको मूव करने के लिए ज्यादा फ्री स्पेस मिल गया है, एंड इट इज मोर सिमेट्रिक, जितना सिमेट्री होगा उतना ज्यादा फ्री स्पेस मिलेगा, है ना। तो स्पिन भी सेम होना चाहिए, तो इट विल बिकम मोर स्टेबल। यानी कि उसी चीज को यहाँ पर शॉर्ट में समझने के हम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी देते हैं, समझ गए। तो बस आप इतना याद रखिए, जितना ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होगा बिटवीन द सेम स्पिन, उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना, और जितना स्टेबल हो जाएगा वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, क्रोमियम के केस में क्या होता है, ये चीज पहला पॉइंट तो आपने ये पढ़ लिया कि एनर्जी ऑफ द 4s and 3d ऑर्बिटल्स आर वेरी नियरली ऑफ सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर है, तो ऐसा भी नहीं कि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है कि यहां से जंप करके इसमें नहीं जा सकता। सेम ऑर्डर के एनर्जी
चूंकि एक जैसा है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ रहे या यहाँ रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे नंबर एक्सचेंज एनर्जी डी ऑर्बिटल में बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी डी ऑर्बिटल में बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझा? यस सर। पहले बताओ, नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाएंगे, ये समझ रहे हो? मैं दिखाऊंगा कैसे बढ़ जाएंगे, यहां नोट कर लियो इसको। यस सर। ये लिख लिया, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल मोर विल बी द स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, है ना? तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगा तो एक्सचेंज एनर्जी मतलब कितना रिलीज हो रहा है, तो ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा। ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल होंगे, तो ज्यादा नंबर एक्सचेंज पॉसिबल होंगे तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा, और एक्सचेंज एनर्जी करता है तो रिलीज करेगा तो स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। अब तुम देखो डी ऑर्बिटल में, इस केस में अगर आपका ऐसा होता, ध्यान दो जल्दी से इसको समझो, है ना? फैक्ट वाला चीज है, फैक्ट वाला चीज है, याद करके समझिए इसको। अगर ऐसा होता क्रोमियम का आर्गन 4:2 और ऐसे का बना देते हैं, चलो अलग से बना देते हैं, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, 1 2 3 4। अगर ऐसा होता डी में तो कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल होते 3D में, 3D 4 में? देखो ये वाला इसमें जा सकता था, इसमें जा सकता था, इसमें जा सकता था, तो 3 एक्सचेंज हो गया। ये वाला इसमें जा सकता था, +2 एक्सचेंज और हो गया, और ये इसमें जा सकता था +1। इतनी एक्सचेंज पॉसिबल है ना? देखो ये इसमें गया तो ये इसमें आया, अब ऐसा तो है कि ये इसमें गया तो ये यहीं रह जाएगा, ये भी तो यहाँ आएगा। बोलो। हाँ सर, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब हमने यहाँ से यहाँ देख लिया तो यहाँ से यहाँ देखना जरूरी है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं ना, एक्सचेंज दोनों करेगा बात ही। बराबर हो गया ना, यही चीज है। उसी तरह यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से यहाँ चला गया तो 3 ही एक्सचेंज पॉसिबल हुआ। उसी यहाँ से यहाँ का एक एक्सचेंज होगा और यहाँ से यहाँ का एक एक्सचेंज हाँ सर, होगा। लास्ट वाला तो। यहाँ से यहाँ का तो हो ही गया ना, देखो हो गया, तो इसका हो गया तो 2 हो गया, और एक इन दोनों का अपना आपस वाला होगा। तो 3 + 2 + 1 टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इज 6 एक्सचेंज पॉसिबल, 6 एक्सचेंज पॉसिबल। लेकिन अगर यही एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं आर्गन 4s1, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हाफ फील्ड इज लेस स्टेबल देन फुल फील्ड। तो वो तो ठीक है, यहाँ थोड़ा ये अनस्टेबल हुआ, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ इस तरीके का हो जाएगा, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था। अब देखो यहां से जब एक इसमें भी जा सकता है, एक इसमें भी जा सकता है, एक इसमें भी जा सकता है, और सकता है, तो 4 एक्सचेंज पॉसिबल हुए। वाला इसके सबके साथ क्या, अब ये वाला करेगा 3 करेगा, तो ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ, यानी 4 3 पॉसिबल होगा 4 + 3 + 2 + 1। अब इसका इसके साथ और इसके साथ होगा, 2 हो तो मैं जाएगा। डायग्राम में दिखा देता हूं, कलम चेंज करके, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो +2 अपना इनके बीच का एक मान लो, तो +1, तो टोटल कितने 10 एक्सचेंज हो गए। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज काफी बढ़ गया, है ना? सो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सचेंज, द एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स मोर स्टेबल, यानी कि दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, दिस इलेक्ट्रॉनिक configuration,
configuration is more stable than above one for chromium। ये बात समझ में आया? बोलो सुजल, अब क्लियर है बेटा? सर हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट पे जंप करेगा तो उसे एनर्जी भी तो चाहिए होगी दूसरे के सब शेल में जाने जंप के कर रहा है। मैंने अभी एक पॉइंट लिखा ना कि 4s और 3d का एनर्जी लेवल नियरली सेम होता है, इसीलिए पॉसिबल, अदरवाइज नहीं कर सकता है। थोड़ा सा तो गैप होगा ही ना। नहीं है गैप, इसलिए बहुत नेग्लिजिबल गैप है ना। थोड़ा गैप है तो थोड़ा चाहिए, लेकिन वो एजिटेशन से ही मिल जाता है थोड़ा सा भी। अब तुम सुनो, तुम्हें अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, अब तुम अपने घर के अंदर हो, तुम्हें किसी ने इंफॉर्मेशन दिया रोड पे 1 रुपया गिरा हुआ है, तुम जाओगे? नो सर। शायद ना जाओ, शायद चले भी जाओ। लेकिन कोई रोड पे बोले कि 1 करोड़ गिरा हुआ, आप क्या करोगे? है ना, सिर के बल कूद कूद के भागोगे। यस है ना, वही चीज है कि यहाँ पर 4s और 3d में बहुत नेग्लिजिबल गैप होता है एनर्जी का। एक्चुअल डेटा मेरे पास नहीं है ना, तो 4s और 3d का एनर्जी गैप बहुत कम होता है। लेकिन स्टेबलाइजेशन जो बन रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सचेंज, ज्यादा एनर्जी का स्टेबलाइजेशन हो रहा है। इस कारण से अगर थोड़ा गैप को पार करके अगर यहाँ पहुंच भी जाए तो क्या होगा, उसके बाद जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो काफी ज्यादा है ना। अब तुम सोए नहीं रहोगे बेड पर, 1 रुपए के लिए तुम सोच सकते यार क्यों नींद खराब करें, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया गिरा नहीं जाएंगे। अगर बोले कि 10,000 का एक बंडल गिरा हुआ है या 1 लाख रुपया या 1 गिरा हुआ है तो जरूर मन भटकेगा। 10,000 में भी हो सकता है तुम सोचो यार हम जाएं, कोई मिले ना मिले, कोई पहले उठा ले। 1 करोड़ में तो तुम सोचोगे कहीं मिल गया मजा आ जाएगा, चलो भागते हैं, है ना, एकदम स्पीड में दौड़ोगे, है कि नहीं। तो वही चीज है कि यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत नेग्लिजिबल है। आपने बोला थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा गैप कैसे कवर अप हो जाएगा? थोड़ा सा गैप तो हल्का फुल्का, इलेक्ट्रॉन देख लो मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन आपने क्या पढ़ा हुआ है? काइनेटिक से तो मूव कर सकता है। हाँ, अपनी काइनेटिक एनर्जी जो भी है, मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली एक जगह पे नहीं होता है, फिक्स ऑर्बिट नहीं होती है, उसके अलग अलग जगह पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है ना। रैंडमली मूव करता है। रैंडमली मूव करते रहते यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जब मूव करते अगर एनर्जी गैप कम है तो थोड़ा सा जंप करके यहाँ भी आ जाएगा ना। और जैसे ही वहां आएगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए क्रोमियम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है। आप कहोगे इसमें नहीं पाया जाता, इसमें भी पाया जा सकता है। 1 करोड़ क्रोमियम एटम में हो सकता है 1 पाया जाए और बाकी सब इसमें पाए जाए। समझ रहे हो? सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा आइटम। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ही तो बता रहा है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना है, ये कोई फिक्स नहीं किया है। प्रिंसिपल इज स्टिल देयर। अब तुम खुद बोलो, यहां से क्रोमियम है, क्रोमियम तुमको क्या बनाएगा? Cr3 प्लस Cr प्लस Cr2 प्लस ये बना सकता है ना। देखो Cr प्लस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जाए तो ये बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए फिर ये बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। हम जो आयंस के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, बनेगा तो क्या होगा, है ना, वो चीज है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन डी में, क्योंकि मैक्सिमम पेयरिंग बनेगा, एक्सचेंज एनर्जी बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन एस से लूज करेगा ना कि डी से, समझा। Cr2 प्लस, Cr प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अच्छा Cr प्लस का क्या होगा बोलो, ध्यान से देखो, समझो इसको। Cr प्लस है ना, 4s से 1 निकल जाएगा, 4s से 1 निकल जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगा, आर्गन 4s0 और 3d5। समझ? अब Cr2 प्लस देखें तो Cr2 प्लस में हो जाएगा आपका आर्गन 4s0 d4। समझा? अब तुम बोलोगे डी से निकला, अब तुम चाहे डी से बोलो या एस से बोलो, लेकिन निकला है ना। अब डी के पास कोई चारा नहीं है, अब वो हाफ फिल्ड नहीं हो सकता Cr2 प्लस में। और Cr3 प्लस में क्या हो जाएगा? Cr3 प्लस में क्या हो जाएगा?
4sp हो आर्गन जाएगा। है ना, S0 3d3, समझा? अच्छा बताओ, क्रोमियम का सबसे ज्यादा जो है, आप देखो, हाफ फील्ड, अनफिल्ड, सर? हाफ फील्ड या फुल फील्ड। एक मिनट बेटा, पहले सुना भी करो, एक एक बात को सुनो। फील्ड, अनफिल्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, सुन रहे हो? यस सर। सबसे Yes, ज्यादा sir. कौन होगा? फुल फील्ड, फिर हाफ फील्ड, फिर अनफिल्ड। इज नॉट मोर स्टेबल। हाँ बोलो, क्या बोल सर रहे वो थे? सर वो ऊपर वाला 4s1 और 3d5 होगा ना? 4s1 कैसे हो जाएगा? क्रोमियम प्लस लिया है ना। अरे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। हाँ हाँ, यस सर। अरे क्रोमियम प्लस क्रोमियम में ना 4s1 होगा, क्रोमियम प्लस। यस सर। हाँ, तो आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो आयंस में आप वैसे ही करेंगे, ठीक है, वो चीज सर हम एक्चुअली ऊपर वाला देख लेते हैं, एक्चुअल वाला नहीं देखे थे। है ना। या फिर आप ऐसे कर दो, सॉरी, इसको मतलब ये इसमें तो 2 ही कर दो और इसमें कर दो 3d3 कर दो, ये ज्यादा बेटर है ना। कॉन्फ़िगरेशन आप वैसे ही देखेंगे जैसे एटॉमिक नंबर से देखते हैं, है ना, जीरो मत करो इसको, है ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी किसका है? इसका है, तो इससे लूज करें, ये कम एनर्जी है ना, इसमें से नहीं करेगा, है ना, ये चीज। तो 3d2 और ये आपका क्या हो जाएगा? 3d1, 4s2 3d1, ऐसे, है सर ना। वो जो पिछले बार किए थे वो क्या था? गलत था वो वाला? हाँ, वापस आ जाता है इलेक्ट्रॉन उसमें, मैं वो समझाना चाह रहा था, पर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखोगे, है ना। यस सर। जी सर. हाँ, सर ज्यादा फाइनल एनर्जी वाला कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादा हाँ एनर्जी वाला लूज करके स्टेबल होगा। हाँ, ज्यादा एनर्जी वाला लूज करेगा। एस का तो एनर्जी थोड़ा कम है ना डी से, कम रहता है, हाँ डी से स्टेबल कम है रहता लेकिन है। थोड़ा कम है ना, तो इसमें 4s2 में रखे रहोगे और डी वाले से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। मैं बात कर रहा था कि लूज करेगा तो कैसे हो सकता है, यहां से लूज करेगा, वापस आ जाएगा उसमें, समझा? यस सर। तो फाइनल जो है क्रोमियम का, जैसे अगर हम क्रोमियम प्लस का देखें तो क्या लिखेंगे? क्रोमियम प्लस का वेनेडियम की तरह हो जाएगा, समझा? क्रोमियम 2 प्लस का टाइटेनियम की तरह हो जाएगा, क्रोमियम 3 प्लस का स्कैंडियम की तरह हो जाएगा, है ना। तो इसको नोट कर लो। यहां तक हो गया। 4 का एनर्जी कम है ना, तो डी से पहले लूज करेगा ना, वो चीज है। तो एनर्जी जो है, अबाव प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था उसी हिसाब से आयन में भी अबाव प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, ओके। यू विल फॉलो द अबाव प्रिंसिपल फॉर आयंस आल्सो। हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया सर. हाँ, एक बार रुक जा, मैं क्रोमियम का एक बार जो प्लस का मैं एक बार चेक कर लूं। है ना।
तो एक्सचेंज एनर्जी का फैक्टर आता है ना, तो उसको मैं चेक कर लूं, ठीक है। डिपेंड करता है ना, क्रोमियम प्लस वाले में फिर से एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर आ जाएगा डी में, तो उसको मैं क्रोमियम प्लस का, क्रोमियम 2 प्लस में तो कोई इश्यू नहीं है, वो उसी तरह से जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। जस्ट अ मिनट, यू वेट फॉर अ व्हाइल, है ना। चलो, ऐसे तो यही दे रहा है जो मैं पहले लिखाया था, है ना। चलो, वापस रिवर्सल नहीं आएगा, लिख लो बेटा, ठीक है। जो मैंने पहले लिखाया था दे रहा है हर जगह, तो उसको नोट कर लीजिए, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, चलो किसका किसका है, Cr प्लस। Cr प्लस के लिए क्या लिख लो, जो मैं लिखाया था पहले वही लिख लो। S का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4s0 3d5, है ना, इसमें नहीं आएगा। यहाँ भी नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो रहा है, कॉम्परेबल एनर्जी होने के कारण S से निकल गया, है ना, तो वो चीज है। तो Cr2 प्लस का जो है, इस पे और भी रिसर्च कर लूंगा ऑथेंटिक बुक्स वगैरह से, ओके। तो ये हो जाएगा 4s0 3d4 एंड क्रोमियम 3 प्लस, है ना। तो आर्गन 4s0 3d3। चलो, जो मैं लिखाया था सेम लेना है। चलो, एनी डाउट, इसको कर लो, सही से कर लो, लिखे लो। क्रोमियम के बाद मैग्नीशियम हो। हाँ, करो, मैग्नीशियम का करो। हाँ सर। मैग्नीशियम, एमएन, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। MnO। Mn, यस सर, मैंगनीज होता है उसके बाद। हाँ, मैग्नीशियम नहीं। पहले भी आप शायद उसके बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला मैग्नीशियम तो मैंने करके दिखा दिया है ना। अर्पित, कुछ देर पहले भी आप मैग्नीज के बारे में ही बात कर रहे थे लगता है। यस सर। हाँ, तो वो मैग्नीज है, मैग्नीज नहीं है ना। इसका भी लिख लो, क्रोमियम का भी लिख लो, Ar4s1 3d5, है ना, ये चीज है। ये ग्राउंड स्टेट हो गया। दीज आर द ग्राउंड स्टेट्स ऑफ दीज रिस्पेक्टिव आयन स्पेसीज। ग्राउंड स्टेट में इनमें ही लाई करेगा। Cr का ग्राउंड स्टेट ये है, Cr प्लस का ये है, Cr2 प्लस का ये है, Cr3 प्लस का। सर, एक्चुअली हाँ बोलो। Cr प्लस मतलब यही हो गया ना, क्या उसका एक आयन है ना इन्फिनिटी शेल पे चले गया, मतलब। एक आयन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी। हाँ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। चलो नोट कर लो तो इसको।
बताओ। यस सर, हो गया। चलो आगे बढ़े, एक मिनट। जल्दी करो बस, नोडल वाला भी अगर हो जाए तो अच्छा है, खत्म कर लेते हैं सबको एक एक करके। सर वो ग्राउंड स्टेट क्या लिखा है? ग्राउंड स्टेट मतलब जब अब एक्साइटेड होकर तो कहीं भी जा सकता है ना। हाँ यस सर। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम ग्राउंड स्टेट में ही करते हैं। वैसे तो आयंस आर ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट, बट जो हट गया, बाकी इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में। और जो चला गया वो मतलब जहां भी जाएगा वो देखा जाएगा। वो तो इन्फिनिटी चला गया, तभी तो कहीं आयन चला बना। गया, यस सर। वो तो आयोनाइज हो गया ना बेटा, निकल गया ना। चलो देखो, हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, यस सर। हाँ अब मैंगनीज में जो अगला आएगा वो एस में आएगा, 4s2 हो जाएगा, ना कि यहाँ पेयरिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पेयरिंग जैसे ही कर देगा एक्सचेंज एनर्जी फिर कम हो जाएगा, तो पहले इसको करेगा, पहले इसको फुलफिल्ड, बिकॉज फुलफिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, यस तो सर। फुलफिल्ड कर देगा एस को मैंगनीज में। चलो तो 3d5 करो तो उसका, हो ही रहा है। हाँ 3d5। अब उसके बाद अगला आएगा वो भी 3d6 आएगा। चलिए करिए, जल्दी करिए। सर आयरन का 3d6 है। हाँ हाँ, उसके बाद आपका जो है 3d6 आ जाएगा आयरन में, है ना। अब उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी वगैरह जो है अगले में पढ़ेंगे, है ना, अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो अब मैग्नीज का देख लो, Mn25 होता है, इसमें एक तो आर्गन हो गया, आर्गन 18 तो यही सेट हो गया। उसके बाद आर्गन के बाद 3d5। 4s2 3d5। सर कैसे भी लिख सकते हैं ना आगे पीछे। हाँ बेटा, सर 3d5 को पहले भी लिख सकते हैं ना। मत लिखो, मत लिखो, ऐसे ही रहने दो, ओके। है ना, पहले ये भरता है, वैसे लिख बुराई नहीं है, बट ऐसे ही रखो, है ना, लिखोगे तो कोई बुराई नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आर्गन 3d5 4s2 लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। 3 पहले आता है। हाँ लेकिन एक्चुअली एनर्जी में तो ये पहले आता है ना, तो एनर्जी से देखो, है ना, अफवाह प्रिंसिपल के हिसाब से। यस सर। चलो सर वो जो आप क्रॉस वाला डायग्राम बताए थे, डायगोनल वाला, उसमें उसके अकॉर्डिंग तो पहले 4s ही आएगा ना। हाँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, पर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बेटर, दिस इज बेटर टू राइट। अब आयरन का देखो 26, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर क्रोमियम, 26 27 28, क्रोमियम फिर जिंक, है ना, तो मुझे जिंक तक ही याद, उसके बाद आप याद, 3d6। तो ये हो गया आर्गन, ऐसे 4s2 3d6। 3d6, है ना, कोबाल्ट 27, आर्गन 3d7। 4s2 3d7, है ना, निकल 28, आर्गन 4s2 3d8। 3d8। अब इसके बाद आपका जो है क्या आ जाएगा, कॉपर, कॉपर। कॉपर, अब ये कॉपर भी बड़ा खतरनाक वाला काम करेगा। इसमें 9 नहीं होगा ना डी में। हाँ 9 नहीं 10 हो है, जाएगा। हाँ आएगा फिर से, फुलफिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन हाफ एक्सचेंज आर पॉसिबल। +1/2 के भी 10 एक्सचेंज बनेंगे और -1/2 के भी 10 एक्सचेंज बनेंगे, है ना बेटा, वो चीज है। तो पार्शियली फिल्ड से ज्यादा फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल, फुल फील्ड आर मोर स्टेबल, पार्शियली फील्ड लेस स्टेबल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। 4s1 ध्यान रखना है, और 3d10। 3d10, द रीजन इज सेम, है ना। इसको से आपको मैं बना करके दिखा देता हूँ, ये रब कर दूं बेटा, सर
हाँ Yes, sir. तो हम पहले पढ़ते थे कि जैसे आखिरी शेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो अलग चीज़। आप उस समय के लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से पढ़ते थे, अब उसको एक्सपेंड करेंगे ना। पहले आपने तो क्वांटम थ्योरी पढ़ा ही था, बोलो पढ़ा था क्वांटम थ्योरी, सेल्स नहीं। वगैरह ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं पढ़ा था ना बेटा, तो वहां उसी के हिसाब से बताया जाता था। अब आपको ये सारी चीजें जो एक्चुअल है ना, सिर्फ कैल्शियम तक के लिए ट्रू हो जाएगा ना। कैल्शियम तक चलेगा, है ना, ऑर्बिटल आ रहा है वहां तक के लिए, फिर कैल्शियम के बाद डी आ जाएगा तो उसके बाद गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। चलो, तो कॉपर में आपको क्या दिखेगा? कॉपर में ध्यान दो, तो आर्गन तो वहीं गया, और यहां 4s1, यानी कि डी वाला जो है 3d वाला 4s से हमेशा इलेक्ट्रॉन छीन, जब भी वो हाफ फील्ड फुल फील्ड होने वाला होता है, लाइक दिस। पहले एक एक भरा था, ये भरता गया भरता गया भरता गया, यहाँ पर मान लो 2 था, और जैसे ही यहाँ हुआ तो ये वाला जंप कर गया इसमें, ये वाला इसमें जंप कर जाएगा, है ना, कॉपर के लिए। जैसे ही जंप करेगा तो ये क्या बन जाएगा? आर्गन। ये पार्शियली फिल्ड था, ये फुल फिल्ड था, तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये हाफ फिल्ड हो गया 4s1, और डी वाला फुल फिल्ड हो गया, बिकॉज डी में पेयरिंग भी हो, तो पेयरिंग से आपका एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी आ जाएगा। सो दिस इज फॉर कॉपर। एंड कॉपर के बाद फिर आपका जिंक, तो जिंक में क्या हो जाएगा? 30, तो इसमें आपका आर्गन आ गया, और एक यहां भी आ जाएगा, है ना, जिंक। तो ये क्या हो 4s to गया? 3d. हाँ, तो ये आपका 4s2 and 3d10, है ना, ये चीज है। समझा बेटा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कुछ को सीखने में, प्रॉपर्टी को जानने में हेल्प करता है। तो अभी आप यहां तक रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको नोड्स के बारे में 5 मिनट में समझा देता हूं, है ना। बस पहले तो फॉर्मूला लिखा के याद कराऊंगा, फिर होता क्या है नोड, ऑर्बिटल शेप में लास्ट क्लास में बता चुका था, नोड्स के बारे में समझा के खत्म कर। नोड्स के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन जो आएगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूले से नोड्स आप कैलकुलेट करिएगा, और क्या होता है वो मैं 5 मिनट समझा दूंगा। पहले यहाँ इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करिएगा, जहां दिक्कत लगे मुझसे पूछिएगा। चैप्टर खत्म हो गया सर। हाँ, बस वही नोड्स वाला जो है ना, रेडियल एंड एंगुलर नोड्स जो होते हैं ऑर्बिटल शेप्स में, उसके बात कर ले, फिर चैप्टर खत्म। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर आल्सो इन वेरी ग्रेट डिटेल। अच्छे से इसको पढ़ो, मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं टेस्ट के लिए, हर एक टेस्ट में 100% एफर्ट लगाइए। ऑब्वियस सी बात है, जे एडवांस के टेस्ट में पिछले कल का टेस्ट देख के समझ में आ गया होगा सभी को, वी हैव टू वर्क अ लॉट, है ना। अभी भी मैं और लेवल बढ़ेगा टेस्ट का, तो अभी जो टेस्ट लूंगा वो उसी लेवल का होगा जो कल के लेवल का टेस्ट था, जे एडवांस का, और जेई मेन का जो लेवल का हो रहा है वही होगा, पर धीरे धीरे हम टेस्ट का लेवल बढ़ाते जाएंगे बेटा, है ना। तो अभी आपको मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं, मैंने जो टेस्ट शेड्यूल बनाया है, गॉट सफिशिएंट टाइम। जेई एडवांस वाले दिन आपको 6 घंटे का टेस्ट देना होगा, बी केयरफुल, है ना, क्योंकि जी एडवांस का पेपर जिस दिन होता है आप 6 घंटे टेस्ट देते हैं, तो आपको 6 घंटे वाले का प्रैक्टिस में कराऊंगा, है ना। कभी कभी मैं WT में भी, वीकली टेस्ट में भी 6 घंटे का टेस्ट इंक्लूड करूंगा, जब आप लोग यहाँ, तब फिलहाल अभी नहीं करेंगे। हाँ बोलो। टोटल नंबर क्वेश्चन कितना रहता है? टोटल नंबर क्वेश्चन
वो सब मैं पैटर्न भेज दूंगा आपको, कल तक पैटर्न भेज देंगे। आज आपको सीबीएसई वाला पैटर्न भेज देंगे। हाँ, आज सीबीएसई वाला पैटर्न मैं भेज दूंगा आपको कि कितना रहेगा, शाम या रात से पहले भेज दूंगा। आप पढ़ाई करते रहिए, है ना, वो चीज है। 80 नंबर का कल का टेस्ट होगा, 80 मार्क्स का। टुमारो दैट टेस्ट विल बी ऑफ 80 मार्क्स। ओके, इस तरह का होगा। कल के टेस्ट में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, सिंपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड में। उसी तरह का रहेगा 5-10, हाँ, बाकी 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, लाइक फिल इन दी ब्लैंक्स या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 से 2 लाइन में सॉल्व होने वाले। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फिर 4 मार्क्स के होंगे, फिर 6 मार्क्स के होंगे। तो वही 3 चैप्टर आ रहा है ना? हाँ, 3 चैप्टर में ही आपको, एनसीईआरटी से मैंने 3 ही चैप्टर अभी पढ़ाया है, तो उन्हीं 3 चैप्टर से एनसीईआरटी पे आएगा। लॉग वगैरह नहीं आएगा सीबीएसई में, तो वो नहीं आएगा, है ना। ऑर्बिटल एंगुलर सर लॉग मोमेंटम सीबीएसई में नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा, जेई मेन में है, जेई एडवांस में है। हाँ, यस सर। लॉग सीबीएसई में लॉगरिथमिक फंक्शन वाले में थोड़ा बहुत है ना, ज्यादा नहीं है, समझा। हाँ सर। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन लॉग के नहीं है सीबीएसई में, तो क्वेश्चन लॉग से आएगा, फंक्शन के बेसिस पे आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। सर, हाँ, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी है, किसका फॉर्मूला? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, जैसा एजीमुथल में था। हाँ, तो उसमें क्या फॉर्मूला क्या है? एल आपको, एल क्या होता है? एल की वैल्यू जो होती है दैट इज 0 से लेकर n-1 तक होता है, 0 to n-1। एल लाइज बिटवीन, फॉर्मूला ही तो है 0 to n-, है ना। वो नहीं कह रहा हूँ तो सर, ये कोई फॉर्मूला है क्या? h डिवाइडेड बाई 2 पाई फिर अंडर रूट l ब्रैकेट में l+1। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो पढ़ा देंगे बाद में, अगले चैप्टर में बता देंगे, यस, वो है देखा। ना। अभी रहने दो उसको, वो है, ठीक है, वो पढ़ाएंगे सर वो आपको। हाँ, जो नील बोर्स का वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब पूरा मैथमेटिकल मॉडलिंग है, क्या वो लगता हाँ। है असलन में लगता है क्या वो? क्या असल में लगता है? वो तो पहले ही पता दिया ना, उसका लिमिटेशन, वो थ्रू नहीं, मतलब वो जो है वो उसको बहुत सारे लिमिटेशन है उसके। हाइड्रोजन में मतलब असल में आ जाता है क्या उसमें? हाइड्रोजन में भी कहाँ आ रहा है? आपने हाइड्रोजन में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा ना बेटा कि लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोर्स मॉडल के, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को उसने नहीं लिया, है ना, वेव पार्टिकल कंसीडर नहीं किया, है ना, पढ़ा ना, बोलो। नहीं सर, ये मैं नहीं पूछा, मैं जैसे पहले सर, मैंने एक, पहले ये जो 2 बात मैंने बताया वो क्लियर है? यस सर, हाँ, ये अब clear बोलो। है। जैसे उसमें हाइड्रोजन से हम एनर्जी निकाल सकते हैं ना कि बेटा मैंने क्या बताया, निकलता है। देखो, बोर्स मॉडल बिल्कुल सब कुछ गलत नहीं, 100% बोर्स मॉडल गलत नहीं है, पहली बात। तो बोर्स मॉडल से जो कैलकुलेशन किया गया, दे आर क्लोज टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहां से, लेकिन सब कुछ नहीं मिला, समझे। इवन अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, जो एनर्जी हमने कैलकुलेट किया, तो एनर्जी कैलकुलेट किया तो आपने देखा ना, जैसे एक पॉजिटिव स्पिन और नेगेटिव स्पिन के कारण भी आपका एनर्जी डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन में। तो डबलेट्स आएंगे, ट्रिपलेट्स आएंगे, हर एक लाइन के साथ एक और लाइन आएगा, है ना, ये समझ मतलब नहीं थोड़ा। आया ये कैसे आता है डबलेट और ट्रिपलेट? बेटा जब पहले ये बोलो, एनर्जी आपको ये बताओ, यहाँ पर एक +1 है, एक -1 है, इसकी एनर्जी है, अगर मान लो 2 ऑर्बिट, अगर या जो भी है, अगर यहाँ पर इसमें अगर +1 स्पिन में है, तो n=1 है, इसका एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका है मान लो -13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है कि नहीं एनर्जी का? या 5-9 मान लो, निगेटिव वाले का थोड़ा कम ले लो, 5-9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो एनर्जी का डिफरेंस है कि नहीं दोनों में? सर लेकिन हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। बेटा पर दोनों स्पिन में लाई कर सकते हैं ना, +1/2 या -1/2 किसी स्पिन में लाई कर सकते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन इनमें से कुछ भी हो सकता है उसकी एनर्जी, ये बोल रहे हो? कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ सकता है ना एनर्जी में।
बोलो। अब ये सर जंप करेगा तो ये स्पिन +1/2 में भी रह सकता है और -1/2 में भी। हाँ वहां भी। तो यानी कि आपको जो पेयर ऑफ लाइंस, मतलब दो अलग अलग फोटोन्स आएंगे ना स्लाइड डिफरेंस ऑफ एनर्जी पे, अलग अलग एटम के लिए। मान लो एक एटम में +1/2 में, दूसरे में -1/2 में है स्पिन में इलेक्ट्रॉन। तो इससे जंप करेगा और इससे जंप करेगा तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा ना। यस सर आएगा। तो जो स्लाइड डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा, यानी कि अलग अलग हाइड्रोजन एटम जो अलग अलग फोटोन देंगे, उनमें सेम ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जंप करने पे, सेम ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप करने पे भी देयर कैन बी स्लाइड डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल, हो सकता है। यस सर। तो उसके कारण डबलेट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ट्रिपलेट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर आ जाएंगे। हाँ वही चीज है। तो बस ये है, तो उन चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया ना बोर्ड ने। तो बोर्ड्स के मॉडल्स के बहुत सारे लिमिटेशंस है ना बेटे, वो चीज है। सर हाँ सर जैसे नील बोर्ड ने है ना वो सर्कल में मान के चला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, हाँ। तो उसके हिसाब से उसने मैथमेटिकल मॉडलिंग की, तो वो सही कैसे हो गया? मतलब तो सर्कल मैंने पे कब करेगा तो मैंने कब कैलकुलेशन। कहा कि मैंने कब कहा कि सही है? वही तो बोला कि वो, वही तो उसका डिफॉल्ट है, इसलिए तो नील बोर्ड के मॉडल को आगे नहीं बढ़ाया गया। क्या पढ़ा था आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में कि दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द नील्स बोर्स मॉडल, दैट इट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, है ना? पढ़ा था बेटा? यस सर। तो वही तो उसकी लिमिटेशन है। अब आपको आएगा तो अब क्वेश्चन में आपको ये सब नहीं कंसिडर करना है। क्वेश्चन में अगर आएगा कि नील बोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो नहीं लगाएंगे। जब आप नील बोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग करेंगे, आप कहेंगे तो इधर तो गलत है, तो आपको कहां कह रहा है कि आंसर आपका आंसर नील बोर्ड के हिसाब से सही है। तो अगर क्वेश्चन में नील बोर्ड के मॉडल को लगा के सॉल्व करने का है, तो नील बोर्ड के मॉडल से सॉल्व करोगे, समझा? बोलो। ओके सर। पर आपको अगर कोई कहेगा कि नील बोर्ड का मॉडल जो रिजल्ट दे रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं, तो नहीं, वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। क्या 100% गलत है? तो 100% भी गलत नहीं है ना? वहां से जो वैल्यू आ रही है उतना एग्जैक्ट नहीं है, एरर ज्यादा है उसमें, है ना? एरर ज्यादा है, और एरर होगा ही। क्यों? क्योंकि आप पाथ और मोमेंटम दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर सकते हैं एज पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब सुनो, कई बार क्वेश्चन पूछता है तो मिनिमम अनसर्टेनिटी वर्ड नहीं यूज करता है, सिंपली बोल देता है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो मिनिमम अंडरस्टूड रखो, मिनिमम के बारे में कह रहा है, ठीक है बेटा? वो अंडरस्टूड रखना है ना। कुछ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं क्वेश्चन, तो इक्वल टू साइन के लिए ही सॉल्व करना होता है। आओ देखो। और सर नोट कर लो। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जैसे आपने जो हाइड्रोजन एटम का करवाया था कि हाइड्रोजन एटम के हर एक शेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सबकी एनर्जी इक्वल होती है, तो वो लिथियम 2+ और हीलियम प्लस के लिए भी ट्रू होगा? नहीं, वहां चेंज हो गया ना, अलग एटम हो गया ना, सेम एटम के सेम सेल की बात करेंगे ना। जैसे मतलब उसमें भी एक अच्छा ही इलेक्ट्रॉन अच्छा, होता सुनो है ना। इधर सुनो, चेंज हुआ कि नहीं? चलो अब हम यहीं तक सिलेबस रखेंगे, अब जो टॉपिक बच रहा है वो आधा घंटा को मैं अगले फेज में पढ़ाऊंगा, है ना? अब ठीक है, क्या किया जाए, एक्सप्लेनेशन तो जरूरी है ना। पहले ये बताओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है ये बोलो। 2 जल्दी, हाँ थोड़ा जल्दी बताया करो। दो। और एटॉमिक नंबर क्या है? 3। इसका क्या मतलब हुआ कि हीलियम के न्यूक्लियस में +2 ई का चार्ज है, और लिथियम का न्यूक्लियस बड़ा होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियॉन ज्यादा है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा। न्यूक्लियस साइज के बारे में मैं पढ़ा दूंगा, है ना? न्यूक्लियर का साइज, रेडियस के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे क्या होता है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर टू द पावर 1/3 एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू, ये याद रखो वॉल्यूम, ये याद, फिजिक्स में इसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। वॉल्यूम और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये किसके लिए है? ये भी रट के रखना है, कोई डेराइव नहीं करना। रेडियस एंड
ऑफ न्यूक्लियस। अगर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कहें तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट होता है, दैट विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम यहां से लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज सम कांस्टेंट इनटू ए। अब मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, अगर मास नंबर ए है तो मास हो जाएगा u इंटू ए, ये क्या हो गया यूनिफाइड मास, और वॉल्यूम हो गया आपका k इंटू ए, तो u बाई के यानी कि कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट द ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट, है ना, सबके लिए कांस्टेंट होता है, हर एक एटम का न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो ये चीज ये समझा, बोलो, ये याद रखना है, याद करो, इसको याद करो, उसके बाद सोचो। ये याद करो कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1/, आप सोचो, क्लियर है। वॉल्यूम क्या होता है, r क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है ना, स्क्वायर मान लोगे, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, यस सर। बोलो, तो वॉल्यूम क्या होगा, एक हो जाएगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि u बाई के कांस्टेंट हो गया ना, बोलो। मास यू ए मतलब क्या हुआ? अरे भाई तुम ये बताओ कि अगर ए एटॉमिक मास है तो मास क्या होता है उसका, कोई एटम का एटॉमिक मास है, मास नंबर अगर ए है, उसका मास कितना होगा न्यूक्लियस का, ए इंटू यूनिफाइड मास। तो वही तो लिखा है यूए, यस सर। ये पढ़ाया है ना, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह जब पढ़ा रहे थे तो याद रखना है बेटा, है ना। तो वही क्या ना, मास ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कांस्टेंट इनटू ए, क्योंकि ए के, ठीक है। ये चीज एनसीईआरटी में भी ये चीज दिया हुआ है, मैंने इसको स्किप कर दिया था उस समय, है ना। चलो देखो, तो इसका न्यूक्लियस लिथियम का बड़ा होगा क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा है, इस पे चार्ज +3 यूनिट का है, +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये देखो, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे चार्ज कम है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं, 2 ही है ना, और यहाँ पे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता होना चाहिए हीलियम के कंपैरिजन में लिथियम का साइज भी और छोटा होता है, हीलियम का साइज है, लिथियम का साइज भी बहुत छोटा होता है ना। तो क्या होगा, है ना, तो लिथियम का जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, देखो लिथियम का जो फर्स्ट 1s ऑर्बिट, यानी कि जो लिथियम का s ऑर्बिट है, s सबसेल है, वो ज्यादा, क्यों ज्यादा छोटा होगा बताओ, लिथियम का s क्योंकि उस पे 3 इलेक्ट्रॉन मिल करके उसको खींच रहे होंगे, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो यानी कि इसका साइज कम होगा, यानी कि साइज कम होगा तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसके ज्यादा क्लोज है। यानी कि 1s हीलियम के 1s ऑर्बिट के कंपैरिजन में लिथियम का 1s ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा कम होगा, क्यों, ड्यू टू मोर अट्रैक्टिव फोर्स टू द न्यूक्लियस, समझा। और एनर्जी आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका KQ1Q2/R। तो एक तो चार्ज निगेटिव हो गया और R छोटा हो गया, है ना, R हो गया और Q भी, चार्ज भी बढ़ गया। यहाँ देखो हीलियम में रेडियस बड़ा है, हीलियम का है R1 मान लो, तो हीलियम के लिए हो जाएगा K×2E इंटू -2E ना इलेक्ट्रॉन का अपॉन R1, यानी कि -K×4E² अपॉन R1। और लिथियम के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, K×3E। अगर हम इन दोनों का एनर्जी, तो इन दोनों का 2E रखो, -2E, लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, बाद में उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग आ जाएगा, अपॉन R2²। और इसका जो R2 होगा वो छोटा होगा ना, स्क्वायर नहीं, R2, ओनली R2, एनर्जी है ना R2, तो R2 रेडियस तो छोटा होगा ना, एक तो रेडियस छोटा। अब ये कितना बन जाएगा बताओ, -6KE² R2,
एक ऊपर क्यों लगा रहे हैं, R2। तो यहाँ देखो न्यूमरेटर इसका ज्यादा बड़ा है और रेडियस ज्यादा छोटा है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बड़ा हुआ ना, लेकिन निगेटिव लगा हुआ है तो ज्यादा छोटा हो गया ना, बोलो। यस सर। तो निगेटिव लगा तो ज्यादा हो गया, तो एनर्जी उसका क्या होगा, कम होगा। अब ये सब बेटा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक तब तो सोच पाओगे, है ना, इतने डिटेल में। इसीलिए अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको करो, है ना, फिर आगे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग में बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑर्बिट का वो भी जो है कभी क्लास लेंगे तो बता देंगे, अभी रहने दो, अब यहीं तक नोट रखते नहीं हैं पढ़ेंगे। सिलेबस। नहीं नोट वाला देखते हैं, परसों करेंगे ना, परसों जब बोले टेस्ट फिर डिस्कशन कर। हेलो, एक बार में सुनो, पहले मुझे बोलने दो, या तो आप बताओ, है ना। टेस्ट डिस्कशन परसों करेंगे ना, WT14। यस सर। हाँ, बीच बीच में दोनों आदमी बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे ना, आप ये बात को नहीं समझते हैं, है ना। आपने एक सवाल पूछ दिया तो मुझे उसका जवाब देने दीजिए। तो जो WT14 का जब हम डिस्कशन करेंगे उसी में मैं 10-15 मिनट निकाल के नोट्स बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे। तो यही तो पूछा हाँ, सर, कुछ नहीं, यही पूछा। उस दिन बता देंगे फ्राइडे को, है ना, फ्राइडे को बता देंगे। चलो तो एंड करें बेटा यहीं पे। सर हाँ बोलो। जैसे सर आपने हाइड्रोजन, मैं ये पूछ रहा था, इसमें आपने क्या है ना, जैसे हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी होती है हर ऑर्बिटल की एक शेल में वो इक्वल होती है। नहीं समझा मैं, आपका आवाज गूंज रहा था, से बोलो। जैसे हाइड्रोजन एटम में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उनमें हाँ एक शेल की उनकी एनर्जी इक्वल होती है। हाँ, हाइड्रोजन में, हाँ हाँ, बिल्कुल, तो सिर्फ प्रिंसिपल लिथियम 2+ में भी होगा क्या ऐसे ही? नहीं बेटा, क्या पढ़ाया है देखो, लास्ट लेक्चर को फिर से रिवाइज करो, है ना, इसीलिए मिस हो रहा है। लास्ट लेक्चर वहां पे मैंने एम्फेसिस दिया है, मैंने 2 के लिए रूल दिखाया है। हाइड्रोजन के लिए सेम सेल के जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी सेम होती है, यानी कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, और किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन में, चाहे वो हीलियम ही क्यों ना हो या लिथियम ही क्यों ना हो, हर एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में तो सेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी वो दोनों पे डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी, यानी कि n और l दोनों पे डिपेंड करेगी, यानी कि n + l की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। नहीं सर, मैं हीलियम की बात नहीं कर रहा, मैं He2+ की बात, हीलियम प्लस की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन हीलियम, निकाल दिया। हाँ हीलियम प्लस में फिर हाइड्रोजन लाइक हो गया ना वो। वही मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर। हाँ हाँ, उसमें फिर उसी तरह से देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, फिर लिथियम 2+ के लिए भी देखोगे तो सबका एनर्जी, सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो जाएगा, समझा। यस सर, बस ये पूछ रहा था। अच्छा नहीं, वो तो ठीक है, वो हो जाएगा, क्योंकि आप फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया ना, है ना, वो चीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया ना बेटा, तो वहां हो जाएगा। पर वो हाइड्रोजन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जेड स्क्वायर भी तो आ जाएगा फैक्टर, है ना, वो हो जाएगा। बोर्स मॉडल के हिसाब से रफली सोचो। हाँ बोलो। तो सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी में भी जंप मार के जा सकते हैं, मतलब 3s 3p या 3d? क्या चीज, हम उन्हें उसे एनर्जी जब दें और सबका एनर्जी सेम है तो किसी में भी रह सकते हैं, उस सेल में, उस सेल के किसी भी ऑर्बिटल में रह सकते हैं। हम थोड़ी बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, ठीक है, वो हम नहीं बता सकते हैं, वैसा कोई रूल नहीं है जो बता पाएगा, है ना, क्योंकि सबका एनर्जी सेम है। हाँ यस सर। हाँ भाई, चलो ठीक है, मैं समझ गया क्वेश्चन, तो यहीं तक रखते हैं, चलिए।